नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय आज हिंदी के विषय संकेत लिपि की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सांकेतिक वर्णमाला पर आज आपको मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जी, संकेत लिपि। सर्वप्रथम मैं पहले आपको संकेत लिपि के बारे में बतलाऊंगा कि संकेत लिपि होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, भाषा हमारे देश में तरह तरह की भाषाओं का प्रचलन है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी। वैसे ही एक संकेत लिपि भाषा होता है। संकेत लिपि भाषा ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है। ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है। ज्यामितीय रेखा इस प्रकार से, यह ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है। संकेत लिपि, इसको त्वरा लिपि, शीघ्र लिपि, आश्व लिपि और संकेत लिपि के नामों से जाना जाता है। संकेत लिपि पिटमैन प्रणाली से लिया गया है। पिटमैन हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को मिला करके मिक्स करके बनाया गया है। संकेत लिपि भाषा का ज्ञान होने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी अगर संकेत लिपि आश्व लिपि के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उसके उपरांत वह एक सफल स्टेनोग्राफर बन सकता है। आज संकेत लिपि आश्व लिपि जो होता है, उसका डिमांड जो है कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एवं लोकसभा और राज्यसभाओं में भी होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो आश्व लिपि है वह बहुत ही अच्छा विषय है। इसका ज्ञान अगर समुचित प्रकार से लेना है, तब हमें संकेत लिपि के वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और संकेत लिपि का वर्णमाला जो है वह ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है। आज मैं संकेत लिपि का वर्णमाला के बारे में ही बतलाऊंगा कि संकेत लिपि की वर्णमाला को हम कैसे अध्ययन करें और कैसे इसको अभ्यास करने के बाद हम एक सफल स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। संकेत लिपि की अगर हम बात करें, संकेत लिपि की अगर हम बात करें तो सांकेतिक वर्णमाला क्या होता है। जैसा कि हमने पहले ही बतलाया है, जिस प्रकार से विभिन्न भाषाएं होती है, वैसे ही सांकेत लिपि भी एक भाषा है जो ज्यामितीय रेखा पर आधारित है। इसमें भी सीन वैसे ही होता है जैसे हम हिंदी में क, ख, ग, घ पढ़ते हैं, वर्णमाला स्वर और व्यंजन मिला करके। इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स पढ़ते हैं। सेम वैसे ही सांकेत लिपि में हम ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित वर्ण के हिसाब से इसको पढ़ते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। इसमें मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क, ख, ग, घ प्रारंभ में जो दो अक्षर होते हैं, क और ख, दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क इतना होता है, क रेखा को अगर हम बीच से हल्का सा डैश लगा करके काट देते हैं तो इसको हम ख पढ़ते हैं। ग और घ रेखा एक जैसे होते हैं, लेकिन वो क, ख और ग, घ से कैसे भिन्न है, इनमें मैं आपको बतलाऊंगा कि क, ख दोनों ग और घ से कैसे भिन्न है। प्रारंभ के जो दो अक्षर है क और ख, ये पतले हैं, लेकिन ग और घ
थोड़े मोटे अक्षर होते हैं। अगर हम देखें क और ग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है, क हल्के पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन ग क्या है, यह मोटा होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ज्यामितीय रेखाएं एक हल्का सा डैश जो होता है सीधी रेखा को लगाने पर हम क ख ग घ पढ़ सकते हैं, और इसको अगर हम बीच से काट देते हैं तो ये ख और घ होता है। निष्कर्ष ये निकला कि क जिस प्रकार से बना हुआ है यह क पतला होता है, इसको अगर बीच से काट दे तो यह ख हो जाएगा। क को हल्का सा मोटा करने पर यह ग पढ़ा जाएगा, और मोटा करके काट देते हैं तो यह घ पढ़ा जाएगा। अब बात आती है कि ये वर्ग होता है, ये इसको हम क वर्ग बोलते हैं, इसको हम क वर्ग बोलते हैं। इसमें एक बात और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, कई बार शिक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस क ख ग घ को लिखने के लिए वो किसी भी प्रकार से इस प्रकार से जैसे आप लिखेंगे तब यह गलत माना जाएगा। हमेशा आप याद रखिए कि आपको लाइनों का विशेष ध्यान देना है, आपको बाएं से दाएं तरफ ही लिखना है, और अगर आप दाहिने से बाएं तरफ लिखते हैं तब यह गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेखाओं की अगर हम बात करें तो रेखाएं कई प्रकार की होती है। एक रेखा होता है अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी। यहां पर क वर्ग जो होता है, क वर्ग अग्रगामी रेखा है, क वर्ग अग्रगामी रेखा है जो बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं। क वर्ग एक सीधा रेखा होता है, सीधी रेखा होता है, इसको हम सीधी, आड़ी और अग्रगामी रेखा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क वर्ग का विस्तृत अध्ययन किया, क ख ग और घ, और यह सीधी, आड़ी, अग्रगामी रेखा होती है। अब क वर्ग के बाद दूसरा वर्ग जो आता है च वर्ग। च, छ, ज और झ, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। यह रेखा च वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें चार अक्षर आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज और झ। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अधोगामी रेखा होता है, अधोगामी मतलब ऊपर से नीचे आने वाली रेखा होती है। च वर्ग जो होता है अधोगामी रेखा है, यह ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आने वाली रेखा होती है, जिसे हम च वर्ग कहते हैं। च वर्ग अगर यहाँ पर हम नीचे से ऊपर इस प्रकार लेकर के जाएंगे तब यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यामिति सांकेतिक वर्णमाला ज्यामितीय रेखाओं पर आधारित है, लेकिन ये इनकी रेखाओं का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है कि रेखाएं नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है या दाएं बाएं से दाहिनी तरफ जा रहा है। इस प्रकार हमने क वर्ग और च वर्ग का विस्तृत अध्ययन किया है। आप सभी अगर सांकेतिक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं
तो आपको एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हमें जो व्यंजन है, सांकेतिक व्यंजन का वर्णमाला है, उस पर एक विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने लेखनी को सुधार कर रखनी है। इन व्यंजनों का, इन ज्यामितीय रेखाओं के व्यंजनों का लंबाई सबका बराबर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको आधा कर दें। अगर हम एक अक्षर छोटा और दूसरा ऐसे इस प्रकार से बड़ा कर देते हैं तो सांकेतिक वर्णमाला में, सांकेतिक भाषा में इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप एक सामान्य लंबाई से, व्यंजनों की एक सामान्य लंबाई होती है और अगर उस सामान्य लंबाई से उस व्यंजन रेखा की लंबाई को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, तब वह व्यंजन का अर्थ ही बदल जाता है। तो आप सभी को इस पर विशेष ध्यान देना है कि आरंभ में सांकेतिक वर्णमाला को आप पढ़ते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी व्यंजन का जो लंबाई होता है वह इक्वल हो, बराबर हो। हर एक वर्ग का जितना बड़ा चौ है उतनी बड़ा छ होना चाहिए, जितना बड़ा ज है उतनी बड़ा झ होना चाहिए। इस प्रकार से हम सांकेतिक भाषा के, सांकेतिक वर्णमाला के च वर्ग का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और हम इसमें निपुण भी हो सकते हैं। ट वर्ग, आगे हम ट वर्ग की बात करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। ट वर्ग में भी 4 व्यंजन होता है, ट, ठ, ड और ढ। यह भी अधोगामी रेखा होता है, ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं हैं। जैसे चौ वर्ग का रेखा था, सेम वैसे ही ट वर्ग भी है जो ऊपर से नीचे आता है। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज बतलाऊंगा, अगर आप नीचे से ऊपर ट वर्ग को लेकर के जाते हैं तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि ट भी ऊपर से नीचे आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह भी अधोगामी रेखा है, अधोगामी रेखा है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। साथ ही साथ यह सीधी रेखा भी है, अधोगामी रेखा तो है ही और साथ ही साथ यह सीधी रेखा भी है। तो हम क वर्ग को पढ़ चुके हैं, च वर्ग को पढ़ चुके हैं और ट वर्ग को भी पढ़ चुके हैं, ट, ठ, ड, ढ। जैसा कि मैं क वर्ग में पहले ही बता चुका हूं कि प्रारंभ के दो जो व्यंजन अक्षर होते हैं ट और ठ, वो पतले होते हैं और जो दो बाद के होते हैं ड और ढ, हर एक वर्ग में वो मोटे होते हैं। पतला और मोटा, पतला मोटा, कई बार हम इनको हल्का या गाढ़ा भी बोलते हैं। मतलब यह गाढ़े कलर में होता है और यह हल्की कलर में होता है। और इनमें ठ और ध, दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वह कटा हुआ व्यंजन होता है। तभी हम इनका उच्चारण करते वक्त ट, ठ, ड और ध करते हैं। तो आपको फिर से मैं एक चीज वही पुरानी बातें बतलाऊंगा कि जब भी आप व्यंजन की बात करेंगे, सांकेतिक व्यंजन की बात करेंगे, तब इनकी जो लंबाई है वह एक बराबर होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से इसका ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। जब तक आपका लेखनी, जब तक आपकी राइटिंग अच्छे से ना बने, आप कोशिश ये करिए कि पेंसिल ही यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका लेखनी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग के बाद
तौर, तौर, तौर में तो, थ, द और ध। यहां पर आपको थोड़ा सा भिन्नता मिलेगा। ऊपर के जो 3 वर्ग हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, उनसे त वर्ग थोड़ा सा भिन्न है। भिन्नता कहाँ पर है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग में एक व्यंजन का केवल एक ही सांकेतिक अक्षर था, लेकिन यहाँ पर त के लिए 2 है, एक दाया और एक बाया। हम इसको कह सकते हैं दाया और बाया। बाया के लिए बा और दाया के लिए दा हमने लिखा है। यहाँ पर दाया और बाया, यहाँ पर भी बाया और दाया, यहाँ पर भी बाया और दाया। तो त वर्ग में त, थ, द और ध, यहाँ पर इन चारों अक्षरों के प्रत्येक के 2 सांकेतिक अक्षर है, एक दाया और एक बाया। अगर हम बात करें इनके उपयोगिता की कि इनका उपयोग कहाँ होता है, दाया का और बाया का, तो हम आपको बतलाना चाहेंगे कि देखिए 2 व्यंजनों को जब हम जोड़ते हैं तो जहां पर कोण बने, जिस प्रकार से जैसे ये त है, ये त है, तो यहाँ पे ये तत्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखेंगे, दोनों यहाँ पर हमने बाया का प्रयोग किया है। अगर हम एक बाया और एक दाहिना त का प्रयोग करेंगे तो भी ये तत्व होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी असुविधा होती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि त, थ, द और ध, यहाँ पर भी वही बात है, त और थ पतला होता है, द और ध मोटा होता है और थ और ध कटा होता है। तो आपको ट वर्ग के प्रत्येक सांकेतिक भाषा का सांकेतिक अक्षर का, चाहे वो दाया हो या बाया हो, तो आपको विस्तृत अध्ययन करना है और इसको देखना है कि यह किस प्रकार से बनता है। इनकी भी जो वक्र, ये वक्र है, अगर हम बात करें त वर्ग की, तो यह भी अधोगामी रेखा होता है, अधोगामी, ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है। त वर्ग भी अधोगामी रेखा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है और प्रत्येक व्यंजन के 2 संकेत होते हैं। तो इनको हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे त वर्ग का। और एक चीज यहाँ पर और हम विशेष ध्यान देंगे कि देखिए ये त वर्ग कहाँ से लिया गया है। साथ ही साथ हम आपको बतला देते हैं कि त वर्ग, जिस प्रकार से आप ये व्यंजन देख रहे हैं, ये वृत्त, इस वृत्त को अगर हम बीच से इस प्रकार से डिवाइड कर दे, एक देखिए ये दाया हो जाता है ये, और दूसरा ये बाया, तो यह वृत्त का 2 भाग करने पर एक दाहिना और एक बाया। कई बार हमें प्रैक्टिस के अभाव में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर त लिखने के बजाय हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये अक्षर थोड़ा सा तेज लिखने में थोड़ी सी जब पढ़ते हैं हम इसको, तब हमें असुविधा होती है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है विशेष कि जिस प्रकार से त बना हुआ है उसी प्रकार से हम इसको लिखें। त वर्ग के बाद अब प वर्ग आता है। प, फ, ब और भ। प, फ, ब, भ। अगर हम प वर्ग की बात करें, इसमें भी 4 व्यंजन होता है और यह भी अधोगामी रेखा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, प, फ, ब और भ। यहाँ पर भी
प और फ हल्का है और व और भ मोटा या गाढ़ा बोल सकते हैं। जिसमें प प्लेन रेखा है, एक तिरछी रेखा है, इसको हम अधोगामी और तिरछी रेखा और सीधी रेखा भी बोल सकते हैं। फ अधोगामी है, तिरछी है, सीधी है, लेकिन यह बीच से कटी हुई रेखा होती है, हल्का सा डैश लगा होता है। ब क्या होता है, वह मोटा होता है, यह बीच से कटा नहीं होता है, और भ मोटा होता है और बीच से कटा होता है। तो इस प्रकार से हम प वर्ग का भी ध्यान से इसको स्टडी करेंगे। प वर्ग में 4 अक्षर होते हैं और प वर्ग को हम इस प्रकार से स्टडी करते रहेंगे। इनकी भी जो लंबाई होती है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रत्येक व्यंजन का जो एक नामित लंबाई है उसको उससे कम या ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बार पुनः यह जानकारी दूंगा कि किसी भी सांकेतिक भाषा के सांकेतिक लिपि के किसी भी व्यंजन में अगर उनकी लंबाई साधारण लंबाई से कम या ज्यादा होता है तो उस व्यंजन का अर्थ पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। प वर्ग के बाद आता है य, र, ल और व। इसमें क्या होता है, देखिए य जो होता है वह नीचे से ऊपर रेखा जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं ये ऊर्ध्वगामी रेखा है और साथ ही वक्र है। र क्या है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको ऊर्ध्वगामी रेखा कहते हैं, और एक ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये अधोगामी रेखा होता है। और ल क्या है, नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर से नीचे एक ही व्यंजन पर दोनों हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अधोगामी भी है और ऊर्ध्वगामी भी है। इसके बाद आता है व नीचे से ऊपर जा रहा है और यह ऊर्ध्वगामी के साथ साथ यह वक्र रेखा भी है। य र ल व के बाद है स दो प्रकार से होता है, दाहिना और बाया, जिसे हम दाया से और बाया से भी बोल सकते हैं। यह दोनों रेखाएं ऊपर से नीचे आती है। ह ऐसा व्यंजन है जिसको एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ जाता है। ह म एक वक्र रेखा है और न भी आड़ी और वक्र रेखा होती है। यह इनका संकेत है जिसे हम स, ह, म और न इस प्रकार से इसको सांकेतिक भाषा में सांकेतिक लिपि में प्रतीत करते हैं, देखते हैं। इसके बाद आता है ड। र रेखा को हम बीच से काट देते हैं तो ये ड बन जाता है। ह रेखा को नीचे से काट देते हैं बीच से तो ये ढ बन जाता है, और अंदर के लिए हम म को न को अगर काट देते हैं तो ये अंग बन जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सांकेतिक वर्णमाला में ये पूरे के पूरे वर्णमाला के अक्षर है, जिसको हम बहुत ही बारीकी से अगर अच्छे से इसको समझ ले तो हमारी स्पीड बहुत ही अच्छी बन सकती है। मुझे आशा है कि आप लोग